बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा परीक्षाएं होंगी, क्योंकि कल 18 तारीख को 12वीं कक्षा का गणित का पेपर साइंस का हो गया था। अब आप यकीन मानिए कि आपके पेपर भी ज़रूर होंगे और कुल मिलाकर के 8-10 दिन बचे हैं, इसलिए मेहनत जारी रखिए। और मैं भी मेरी कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो रेगुलर भेजता रहूँ, क्योंकि 2-3 दिनों में मैंने भेजा नहीं है। आज आइए दो चर राशि के रैखिक समीकरणों का अध्ययन करते हैं। दो चर, यहाँ शब्द है दो चर। सर आपको बता चुका हूँ एक्स वाई जेड आदि के रूप में वो चर होते हैं। अचर अंकगणित या बीजगणित के कोई भी संख्या या अंक हो वो अचर कहलाते हैं। दो सबसे पहले चर राशि के समीकरणों का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। राइट हैंड में 0 होना चाहिए, याद रखिए, तब वो मानक रूप कहलाएगा। पहला समीकरण है ये। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ a1 क्या है? a1 x के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको गुणांक कहते हैं। पहली समीकरण में 1 समीकरणों का नंबर बताता है, 1 और 2 ये समीकरणों के नंबर बताते हैं। 1 और 2 समीकरणों के नंबर बताते हैं, ये ध्यान रखिए। इसको 1 कहेंगे, इसको घात कहेंगे, या इसको 2 कहेंगे और इसको घात कहेंगे, तो ये घात कहलाती है। और कई बच्चे क्या करते हैं, ये 1 लिख देते हैं, ये गलत है। 1 और 2 का ध्यान रखिए। पैरों में लिखेंगे वो 1 2 कहलाएगा, और यदि सिर पे लिखेंगे वो घात कहलाएगी। अब a1 पहली समीकरण में x का गुणांक गुणा होने वाला अंक, b1 पहली समीकरण में y का गुणांक, c1 पहली समीकरण में अचर पद, ये अचर पद कहलाता है। इसी प्रकार a2 सेकंड समीकरण में x का गुणांक, और b2 सेकंड समीकरण में y का गुणांक, और c2 अचर पद कहलाता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल पहले से लिख के तैयार कर रखा आप लोगों के लिए। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का आपको निर्धारण करना है। a1 पहली समीकरण ये है, x के साथ गुणा में जो भी अंक है या जो भी संख्या है वो a1 कहलाएगी। यहाँ 2 है, ये 2 लिख देंगे, यहाँ a1 का मान 2 होगा। b1 पहली समीकरण में y के साथ, पहली समीकरण में y का गुणा होने वाला अंक, पहली समीकरण ये है, y के साथ -3 लगा हुआ है, ध्यान रखिए -3 लिखेंगे। और c1 पहली समीकरण में अचर पद, ये पहली समीकरण है, ये अचर पद है। अचर पद वो पद होता है जिसके साथ न x लगा होगा, न y लगा होगा, न a b c कुछ भी लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा। चिन्ह सहित लिख देंगे 2, और यहाँ लिख देंगे 2। प्लस का चिन्ह हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस हो तो उसको लिखेंगे a2। दूसरी समीकरण में सेकंड समीकरण में x का गुणांक, सेकंड समीकरण ये है, x के साथ क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, इसलिए इसका मान क्या होगा? 3 होगा। b2, और b2 की हिंदी फिर से पढ़ा रहा हूं आपको। सेकंड समीकरण में x का गुणांक, सेकंड समीकरण में y का गुणांक, सॉरी b2 है, सेकंड समीकरण में y का गुणांक। सेकंड समीकरण ये है, y ये है, इसके गुणा में अंकगणित का कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 1y लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। y या 1y में कोई फर्क नहीं है, इसलिए 1 लिखेंगे। ये मोस्ट बात है, मैंने पहली बार में ऐसा ले लिया। और c2 अचर पद, अचर पद -3 है, चिन्ह समेत लिखेंगे -3 होगा। ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का निर्धारण हो चुका है। दूसरा समीकरण भी मैंने एडवांस में लिख दिया आप लोगों के लिए। यहाँ भी a1 क्या होगा, b1 क्या होगा और c1 क्या होगा, इसका निर्धारण कर ले। a1 पहली समीकरण में x का गुणांक, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? अंकगणित कुछ नहीं है, इसलिए 1 होगा। b1 यहाँ -2 होगा, और c1 3 प्लस का 3 होगा। ये a1 b1 और c1 का निर्धारण हो चुका है। इसी प्रकार a2 b2 और c2 2 लगा हुआ है, दूसरी समीकरण की बात चल रही है। तो दूसरी समीकरण में a2, दूसरी समीकरण में x के साथ जो गुणा में है वो a2 कहलाएगा, अर्थात a2 का मान 2 होगा, और ये प्लस का 2 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। b2 और b2 होगा दूसरी समीकरण में y का गुणांक -3 होगा, और c2 अचर पद होगा, यानी अकेला कोई भी पद है, अंकगणित का हो या संख्या हो या कोई भी अंकगणित हो, उसके साथ x y z कुछ भी नहीं लगा हो, a b c कुछ भी नहीं लगा हो, अचर पद कहलाता है।
और उसे C2 कहते हैं। C2 का मान 8 होगा। प्लस 8 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 8 प्लस 8 है, याद रखिए। यहाँ -3 यदि ये माइनस का है तो माइनस लिखना आवश्यक है। यहाँ 2 प्लस का है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका A1 B1 A2 B2 और C2 आपका निर्धारण हो चुका है। आप चाहो तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। आगे समीकरणों में हलों की प्रकृति बता रहा हूं, ले लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं दूर हट जाता हूं। आइए, अब मैं यही समीकरण ले रहा हूं और इनकी प्रकृति बता रहा हूं। 3 स्टेप में या 4 स्टेप में इस प्रश्नावली को पूरा करवा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपके सारे समस्याएं हल कर दूं। अब आइए, समीकरण दो चर राशि के समीकरणों की हलों की प्रकृति। दो चर राशि के समीकरणों की हलों की प्रकृति, समीकरणों के हलों की प्रकृति, हलों की प्रकृति यानी वो कैसे हल होंगे। और ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है। नंबर 1, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके मुकाबले में कोई ना हो, उसे अद्वितीय कहते हैं, यूनिक कहते हैं अंग्रेजी में से, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल ये होगा A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, B1 बटे B2, B1 बटे B2। इसे संगत हल भी कहते हैं, इसे संगत हल भी कहते हैं। कोष्टक में लिख देता हूं संगत हल। दूसरी, इसका आलेख कैसा आएगा वो इसी के सामने लिख रहा हूं। इसका आलेख, क्योंकि दो चर राशि के समीकरण में इतना लंबा चौड़ा विवरण नहीं हो सकता। दो चर राशि के समीकरणों के 2 आलेख खींचे जा सकते हैं, 2 ग्राफ खींचे जा सकते हैं। वो ग्राफ सरल रेखा में होंगे। वो सरल रेखाएं कैसी होंगी? आलेख ऐसे होंगे, याद रखिए। और इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, रेखाएं होंगी, ऐसा होगा आलेख। आगे सवालों उदाहरणों में बताऊंगा मैं। और नंबर दूसरी प्रकृति, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल कब होंगे? क्या शर्त है? बता देता हूं। ये शर्त है अनेक हल की। A1 बटे A2 बराबर तो होगा B1 बटे B2 के, और वो भी बराबर होगा C1 बटे C2 के। अर्थात इसे असंगत हल कहते हैं। अर्थात इसे अनेक हल कहते हैं। इस हल को भी संगत हल कहते हैं। अर्थात संगत हल 2 शर्तों में पाया जाता है। नंबर 1 जब अद्वितीय हल हो, और नंबर 2 जब अनेक हल हो। इसका आलेख कैसा आएगा? ये आलेख के लिए खाना बना रहा हूं मैं। इसका आलेख अनेक हल होंगे तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आएगी। अर्थात मैंने कहा 2 चर राशि के 2 समीकरण होंगे, उनकी 2 ही रेखाएं खींची जा सकती है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये किस शर्त में होगा? अद्वितीय हल में होगा। जब एक रेखा को दूसरी रेखा पूरी पूरी ढकती हुई जाए, इसे कहते हैं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। तो ये कैसा हल होगा? ये अनेक हल होंगे। और तीसरी जो इसकी प्रकृति है वो ये होगी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। डैश लगा देता हूं, कोई हल नहीं की, यहां शर्त लिख देता हूं इसी के सामने। A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। ये याद रखिए, इनमें बराबर है। ये तीसरा पद, इनका अनुपात C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। आलेख कैसा आएगा? आलेख दोनों रेखाएं समांतर आएंगी। जब इनका आप ग्राफ खींचोगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर जाते हुए आपको दिखेंगे। अर्थात रेलगाड़ी की पटरियों की तरह से ये चलते हुए दिखाई देंगे। आगे से आगे यदि हम बढ़ाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? चाहे दाईं तरफ बढ़ा दें चाहे बाईं तरफ बढ़ा दें, कहीं भी बढ़ा दें, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो रेखाएं समांतर होंगी, लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। ये आपका दूसरा टॉपिक पूरा हो चुका है।
दोबारा फिर से दोहरा देता हूं, दो चर राशि के समीकरणों के यदि हम हल ज्ञात करें तो तीन प्रकार के हल पाए जाते हैं। नंबर एक अद्वितीय हल होगा, इस हल को संगत हल भी कहते हैं। अद्वितीय हल कैसे होगा? a1 और a2 का अनुपात, अनुपात माने बटा, बराबर नहीं होगा b1 और b2 का अनुपात। तो कैसे हल होंगे? संगत हल होंगे। रेखाएं कैसे प्राप्त होगी? जब हम इसको ग्राफ में खींचेंगे या आलेख में खींचेंगे तो दो रेखाएं आपको मिलेंगी और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। और बताना भूल गया मैं, ये प्रतिच्छेद कहां कर रही हैं? इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं और इस बिंदु के निर्देशांक ही दी गई समीकरणों के हल होंगे। अब आइए दूसरा, अनेक हल होंगे। कब होंगे? a1 और a2 का अनुपात बराबर होगा b1 और b2 के अनुपात के, और वो भी बराबर होगा c1 और c2 के अनुपात के। इस हल को भी संगत हल कहते हैं। जब इन समीकरणों का हम आलेखीय रूप प्रदर्शित करेंगे तो दो रेखाएं जरूर होंगी, लेकिन दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढकती हुई मिलेंगी। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे ये चौक इस चौक के ऊपर रख देता हूं, ये दो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब आपको एक दिखाई दे रहा है। इनको कहते हैं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात अनेक बिंदुओं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगी। संपाती का अर्थ ही होगा भाई। उसके बाद कोई हल नहीं होगा तो क्या शर्त होगी? a1 बटे a2, यानी a1 और a2 का अनुपात बराबर होगा b1 और b2 के अनुपात के, और बराबर नहीं होगा c1 और c2 के अनुपात के। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी, अर्थात रेलगाड़ी की पटरियों की तरह से आपको दोनों रेखाएं मिलेंगी। जब हम आलेख खींचेंगे, आलेख के दो भाग आते हैं। एक भाग ये आएगा, दिए गए समीकरणों का की प्रकृति ज्ञात कीजिए और फिर उनको आलेख विधि द्वारा हल कीजिए, अर्थात फिर उनका हल करना है। तो शायद 1 या 2 नंबर में इनकी प्रकृति आएगी, उसके बाद 4 नंबर का आपका जो होगा वो आलेख खींचना आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके सामने बार बार ये आप देख पाओ। इसके बाद में मेरी तरफ से कुछ समीकरणों के उदाहरण ले रहा हूं, 2 सवाल लेकर के, और मैं आपको समीकरण करवा रहा हूं। अब आइए, मैं कुछ समीकरण आपकी किताब से ले रहा हूं और ये प्रकृति आप याद रख लें। 4.1 का पहला सवाल ले रहा हूं, आसान सा है वैसे, हालांकि कोई नहीं पूछता, लेकिन इस बात का अभ्यास हो जाएगा कि इनकी प्रकृति क्या होगी। सबकी प्रकृति मैं लिख देता हूं ताकि आपके सामने पड़ी रहेगी। जैसे पहली प्रकृति थी अद्वितीय हल होगा, पहली प्रकृति थी अद्वितीय हल, पहली प्रकृति अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा? a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। रेखाएं कैसी आएंगी? ऐसी आएंगी, काटती हुई मिलेगी। नंबर 2, इस हल को संगत हल कहते हैं, मैं लिख चुका हूं। अनेक हल होंगे, अनेक हल, इतना ही होंगे वगैरह नहीं लिख रहा हूं। ये होंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। रेखाएं कैसी आएंगी वो आपको मैं बता चुका हूं, समान एक दूसरे के संपाती आएंगी। नंबर 3, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब a1 और a2 का अनुपात बराबर आ जाए b1 और b2 के अनुपात के, बराबर नहीं आए c1 और c2 के अनुपात के। ये तीनों शर्तें आपके सामने लिखी हुई है। मैं छोटा सा एक आपकी किताब से क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, 4.1 का। सबसे पहले सवाल है 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8। ये पहली समीकरण है, हालांकि लिखा हुआ किताब में आप नंबर 1 दे देना। दूसरी समीकरण है 4x - 6y बराबर 9, 4x - 6y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 है। अब सबसे पहले आपको करना क्या दी गई समीकरणों के मानक रूप लिखे हुए। मानक रूप का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, लेकिन यहां तो राइट हैंड साइड में 8 है और यहां राइट हैंड साइड में 9 है, इसलिए
इस 8 का पक्षांतरण कर लेंगे और इस 9 का भी पक्षांतरण कर लेंगे। तो क्या लिखूं मैं, फिर या लगा सकता हूं 2x - 3y प्लस का 8 था, यहाँ ये प्लस का माइनस का हो गया, बराबर क्या रख दिया 0। अब इसको एक नंबर आप दे सकते हो। अब आइए कोमा लगा दिया मैंने, कोमा लगा दिया 4x - 6y, इस 9 को भी उठा के इस तरफ लाएंगे, 9 क्योंकि ऑलरेडी प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो। अब आपके सामने दोनों समीकरणों के मानक रूप मिल चुके हैं। अब a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का निर्धारण कर लेंगे। a1 b1 c1 कोमा लगा देता हूं, a2 और b2 और c2 हिंदी लिख चुका हूं। a1 पहली समीकरण में x का गुणांक, ये पहली समीकरण है, x के साथ जो भी अंक है उसे गुणांक कहते हैं 2 में। b1 पहली समीकरण में y का गुणांक -3, c1 पहली समीकरण में अचर पद यानी 8 सॉरी। इसी प्रकार a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4, b2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक माने -6, c2 दूसरी समीकरण में अचर पद, याद रखिए चिन्ह समेत लिखना है, प्लस का उसको प्लस नहीं दर्शाना, ये प्लस ही है। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का आपने निर्धारण कर लिया, आपका आधा अंक यही मिल जाएगा। अब आइए अनुपात ज्ञात कर ले इनका, अर्थात a1 बटे a2 ज्ञात कर ले। a1 बटे a2 आपके सामने a1 है 2, a2 है 4, 2 बटे 4 कटता है तो इनको काट दें, 2 एकम 2 और 2 2 4, यानी क्या प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त हुआ। a1 बटे a2, b1 बटे b2 निकाल लें, b1 बटे b2 निकाल लें। b1 आपके सामने है -3 और b2 भी आपके सामने है -3 बटे -6। दोनों चिन्ह ऊपर यदि बराबर हैं, ऊपर और नीचे तो कट जाते हैं, पहले तो चिन्हों को काट दें, उसके बाद अंकों को या संख्याओं को काट दें। 3 एकम 3 और 3 2 6 यानी 1/2 प्राप्त हो। ये दोनों बराबर है, आप देखिए। तो C1 और C2 का अनुपात ज्ञात कर लें, C1 बटे C2। C1 भी आपके सामने -8, C2 भी आपके सामने है -9, -8 बटे -9। अब माइनस से माइनस काट दें, जैसे ऊपर काटा था वैसे, और 8 में 9 का भाग, 8 और 9 दोनों एक दूसरे में भाग नहीं जाते हैं, भाज्य है, 9 अभाज्य है, अभाज्य नहीं कटेगा इससे, भाज्य से, तो 8 बटे 9 प्राप्त हुआ। अब देखिए a1 बटे a2 का मान 1/2 प्राप्त हुआ, b1 बटे b2 का मान भी 1/2 प्राप्त हुआ, और c1 बटे c2 का मान 8/9 प्राप्त हुआ। अब आप गणितीय रूप से बता सकते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? आपका उत्तर होगा हाँ बराबर है। क्या ये 1/2 के बराबर ये है 8/9? आपका उत्तर होगा नहीं है। नहीं है तो काटा मार दो, नहीं है, बराबर नहीं का निशान, ये बराबर का निशान होता है, ये बराबर नहीं का, नॉट इक्वल टू कहते हैं इसको, बराबर नहीं है। तो क्या प्राप्त हुआ, a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये शर्त प्राप्त होगी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये आपका प्राप्त होगी। ये शर्त कौन सी शर्त है तीनों में? आप इन तीनों शर्तों को देखिए, मुझे लग रहा है आखिरी शर्त है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। यहां लिखोगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं हो तो उसे असंगत हल भी कहते हैं, लिखना भूल गया था मैं, असंगत हल, असंगत हल। संगत हल इन दो शर्तों में होते हैं, असंगत हल आखिरी शर्त में असंगत हल होता है। इतना ही आपको करना है। अब इसका और उदाहरण लेने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर कभी देख सकते हो। अब आज मैं सीधा आलेख पे आता हूं, और आलेख के लिए मैं समीकरण ले रहा हूं, और वो समीकरण आपकी किताब की 4.1 नंबर की प्रश्नावली है, उससे मैं समीकरण ले रहा हूं। हालांकि काफी सवाल है समीकरणों के, दूसरे सवाल में 4 पार्ट है, तीसरे सवाल में 2 पार्ट है, और चौथा केवल एक ही सवाल है। सवाल नंबर
दो का एक आलेख ले रहा हूं, उसको हल करके और कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा, ताकि 6 नंबर का या 4 नंबर का ये काम आपका आसान, बहुत ही आसान तरीके से हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। मैं शर्त मैंने बिठो दी है, चाहूंगा तो मैं शर्त फिर से लिख दूंगा। समीकरण लिख रहा हूं मैं, सवाल नंबर 2 का पहला समीकरण लिख रहा हूं, x + y = 3। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, x + y = 3, ये पहली समीकरण है। इसी प्रकार 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4, ये दूसरी समीकरण। अब मैंने कहा था पहले देख लें, पता कर लें कि समीकरण का आलेख कैसा आएगा, अर्थात इसका यदि हम ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कैसा होगा, वो पहले उसका पता कर लेंगे, अर्थात एक्सरे कर लेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि टूट फूट कहाँ है। एक्सरे करने के लिए मैंने बताया था, दिया गया समीकरण क्या मानक रूप में है, आपका उत्तर होगा नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में अचर पद दिया हुआ है। मैंने कहा था राइट हैंड साइड में शून्य होना चाहिए, इसलिए राइट हैंड साइड में जो भी पद पड़ा है उस पद को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, अर्थात पक्षांतरण कर दें, x + y - 3 = 0। ये आलेख खींचने के लिए ये काम करना आपको, चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। इसी प्रकार क्या राइट हैंड साइड में 0 है, आप देख रहे हैं 4 पड़ा हुआ है, इसलिए 4 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो सेम टू सेम लिख दिया, 3x - 2y, 4 क्योंकि प्लस का था माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। अब वही काम करना, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का निर्धारण कर लें। अब प्रकृति ज्ञात करने का नंबर आ गया है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए a1 b1 और c1 का निर्धारण कर लेते हैं, कॉमा a2 और b2 और c2 का भी निर्धारण हम कर लेते हैं। आइए a2 ऐसे मत लिखना, नहीं a2 नहीं, ये गलत है, छोटा सा पैरों में लिख दें, हो सकता है मेरे से कई बार हो सकता है गड़बड़ हो जाए, जैसे इसका साइज इसके साइज के बराबर है, इसलिए थोड़ा नीचे लिख दो, छोटा करके लिख दें। ये लिखने के बाद a1 का निर्धारण कर लो। अब यहां से नहीं करना है, यहां से नहीं करना है, यहां से करिए। यहां से किया a1 x का गुणांक, फिर से हिंदी बोल रहा हूं, x के साथ गुणा होने वाला अंक 1 है, 1 लिख देंगे। b1 y का गुणांक, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 लिख देंगे। c1 अचर पद -3 लिख देंगे। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार a2x दूसरी समीकरण में x का गुणांक यानी 3 और b2 मानी y का गुणांक दूसरी समीकरण में y का गुणांक -2, देखिए -2 है, और c2 अचर पद -4 है। ये आपका आधे अंक का काम हो चुका है। अब अनुपात ज्ञात कर लो, किस किस का, a1 और a2 का, b1 और b2 का, c1 और c2 का। अनुपात ज्ञात कर देता हूं आपके सामने, a1/a2, a1 उठाइए यहां से 1, a2 उठाइए यहां से 1/3, b1/b2। क्या ये कटते हैं? एक और 3 नहीं कटते हैं, दोनों ऐड आ जाए नहीं कटते हैं। एक में भी किसी का भाग नहीं जाता, 3 में भी किसी का नहीं जाता, 1 और 3 को खुद को छोड़ करके। b1 कितना 1 और b2 कितना -2, तो 1/-2 हो गया। c1/c2 यदि आप निकालना चाहो तो निकाल लें, c1/c2, c1/c2 -3/-4, -3/-4, माइनस से माइनस काट। हमें केवल इन दोनों की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्या 1/3 बराबर है 1/-2 के? मैंने ये लिख दिया, आप कहोगे ये गलत है, क्योंकि गणितीय रूप से सही नहीं है। 1/3 कभी भी 1/-2 के बराबर नहीं हो सकता, काटा मानते हैं, नहीं है बराबर। इसलिए क्या होगा, इसलिए a1/a2, 1/3 क्या था a1/a2, 1/-2 क्या था b1/b2, b1/b2, और ये दोनों बराबर नहीं है। ये पहली शर्त प्राप्त हो चुकी है, इसलिए कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल होगा तो आलेख कैसा आएगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती हुई आएंगी, ये आलेख खींचेंगे तब आ जाएगा। मेरा सवाल मैं फिर से बोल रहा हूं, दो समीकरणें दी हुई है, ऊपर हेडिंग आएगा दी गई समीकरणों के हलों की प्रकृति ज्ञात करते हुए आलेख खींचिए। ये केवल हलों की प्रकृति ज्ञात हो चुकी है, अर्थात आपको एडवांस में पता लग चुका है कि आपका ग्राफ ऐसा आएगा। अगर ऐसा आपका ग्राफ नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, गलती की है। इसलिए अब ग्राफ खींचने से पहले ये काम आपने कर लिया है, और ये इतना काम आपका मुझे लगता है कि एक अंक में आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले मैं सारणी बना देता हूं, और सारणी बनाने के लिए मैं पहले मिटो देता हूं। सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मिटो दिया तो हमारी प्रकृति क्या होगी, वो आपके सामने हमारी प्रकृति होगी, वो अद्वितीय हल होगा। आलेख कैसे आएंगे, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती दो रेखाएं सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। सरल रेखाओं को रैखिक भी कहते हैं, इसलिए इन समीकरणों का नाम रैखिक समीकरण नाम पड़ा हुआ है। इस समीकरण की रेखा एक खींची जा सकती है जो सीधी होगी, इसकी भी एक रेखा खींची जा सकती है जो बिल्कुल सीधी होगी, और सीधी उसको रैखिक कहते हैं। चलो आइए अब इसकी सारणी बना देता हूँ, और इसकी भी सारणी मैं आपके सामने बना देता हूँ। अब चाहे तो यहाँ से ले लीजिए और चाहे यहाँ से ले लीजिए। यहाँ लेफ्ट हैंड में x और y दो चर पड़े हुए हैं, किसी एक चर को यही रख लो, बाकी सबको उस तरफ राइट हैंड की तरफ भेज दो। अब ये मिटो देता हूँ मैं, इससे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये ले लो x, यही रख लिया मैंने लेफ्ट हैंड में, 3 राइट हैंड में पड़ा हुआ था। y का इस तरफ लेके पक्षांतरण किया तो y प्लस की 3 माइनस की हो चुकी है। ये काम कर रहे हैं। या दूसरा काम, कोई बंधे हुए नहीं हो आप, यहाँ x रखा था लेफ्ट हैंड में, यहाँ लेफ्ट हैंड में आप y रख सकते हो, y मैंने रख लिया, कोई बच्चे ने रख लिया होगा, स्वतंत्र है वो, 3 पड़ा हुआ है। उठा के लाओ x को, x किस चिन्ह का है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चाहे तो ये काम कर ले और चाहे ये काम कर ले, इन दोनों में से कोई एक काम कर ले, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आइए, अब राइट हैंड में जो भी चर है y है, इसके स्थान पर, y के स्थान पर 1 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश पूर्णांकों में रखते जाते हैं मान, पूर्णांकों में, पूर्णांक है, पूरे अंक है ये। या क्या रख सकते हो, -1 -2 -3 -4 डैश 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 अनंत तक लिख सकते हो, ये मान रख सकते हो। कोई भी ऐसा मान आप रख सकते हो, इनमें से अनेक मान रख सकते हो, अनेक मान मिल जाएंगे। मैं पहले कोशिश कर रहा हूं y के स्थान पे 0 रख दूं, चाहो तो रख दूं, नहीं मैं 1 रख देता हूं y के स्थान पे, 1 रख देता हूं, y बराबर 1 रखने पर कोई बंधे हुए नहीं हो, कोई 1 रख सकता है, कोई 2 रख सकता है, कोई 3 रख सकता है। यहाँ लेकिन तरीका यही है, x बराबर 3 पड़ा हुआ यहाँ रखना भाई, माइनस y के स्थान पर खाली छोड़, खाली स्थान पर यह y अकेला था इसलिए कोष्टक बना दिया, 1 रख, कोष्टक हटा दो, x बराबर 3 - 1, x बराबर 3 में से 1 घटा दें 2 बच जाएगा। x का मान क्या आया, 2 आया। क्या रखा था y के स्थान पे, 1 रखा था। तो ये आपके मान प्राप्त हो चुके हैं। ये सारणी मैं यही बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये एक समीकरण की सारणी बनानी है, फिर मिटो करके मैं दूसरी समीकरण की भी सारणी बना देता हूँ, x और y। मैं 3 खाने लिए, आपको 3 मान लेने याद रखिए। x के स्थान पे क्या रखा, सॉरी y के स्थान पे क्या रखा, 1, क्या आया, 2 आया। y के स्थान पे 1 रखा, x का मान 2 आया। बदल दें आप, y के स्थान पे मैंने कहा था ये कोई मान रख सकते हो, y के स्थान पे मैंने 1 रखा था, अब इसको हटा रहा हूं, 2 रख दूं, 2 रखा तो ये हटा दिया मैंने, 2 रख दिया, 2 रखा कोष्टक हटाया, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या रखा, क्या आया, 2 रखा, 1 आया। y के स्थान पे 2 रखा, x के स्थान पे 1 आया, हो गया। अब y के स्थान पे मैंने कहा था कुछ भी रख दें, 3 रख दें। यहाँ y के स्थान पे क्या रखने पर, 3 रखने पर, यहाँ 3 हटा दिया, 3 रख दिया।
यहाँ 3 माइनस कोष्टक हटाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 3 और 3 में से 3 गया 0। x का मान क्या आया 0। कब आया जब y के स्थान पे 3 रखा तब आया, y के स्थान पे 3 रखा तो क्या आया 0 आया। ये हमारी पहली समीकरण की सारणी बन चुकी है और निश्चित तौर पर ये एक अंक का काम आपका हो चुका है। एक अंक आपने प्रकृति में कर दिया, एक अंक ये सारणी कर दी, आपके 2 अंक आ चुके हैं। मैं एक बार ये सारणी मेरी यहाँ बना देता हूँ ताकि मुझे याद रहे और बाद में अलग से अब इसका ढांचा तैयार कर देंगे। x और y 2 1 1 2 और 0 3, ये पहली समीकरण की आपकी सारणी तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार अब मैं दूसरे समीकरण के लिए भी ऐसा ही कर रहा हूँ, सेम टू सेम यही काम दूसरे समीकरण के साथ कर रहा हूँ। और ये पहला समीकरण मैं अलग से लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 3। पहला समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 3। आइए दूसरी समीकरण में मैंने बोला था इसको लें तो ठीक, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए 4 राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, इसमें से चाहे तो 3x को उठा के उस तरफ ले जाएं या -2y को उठा के उस तरफ ले जाएं। तो मैं समझ रहा हूं कि माइनस वाला पर उठा के ले जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो ये लिख दिया मैंने 3x बराबर 4 पड़ा हुआ था उस तरफ राइट हैंड में और -2y का पक्षांतरण किया प्लस का 2y मिला, ये काम कर लिया मैंने। क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ केवल x रहना चाहिए। x बराबर 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, समीकरण में बता चुका हूँ, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ये हमारा एक प्राप्त हो गया जिसमें हमने राइट हैंड साइड वाले चर के स्थान पर मान रखने के लिए हमने तैयार कर लिया है। यदि मैंने पहले भी कहा था यदि आप -2y यहाँ रखें, मैं एक बात जल्दी से बता देता हूँ, 4 यहाँ पड़ा है, माइनस का 3x यहाँ आ जाएगा। चलिए हो गया, y यही रख लें, माइनस का y यही रख लें, चाहो तो y रख लें, -2 को नीचे भेज दें, 4 - 3x बटे में -2 भाग में चला जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। यहाँ केवल x के स्थान पे मान रखना है, यहाँ y के स्थान पे मान रखना है। ये -2 वाला चक्कर आपको परेशान करेगा, इसलिए ये मुझे बढ़िया नहीं लगा, मुझे एकदम शॉर्टकट मेथड नहीं लगा, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं ये लेना नहीं चाहता। कोई यदि चाहता है तो ये भी ले सकते हो। अब मैंने कहा y के स्थान पर वही काम कर दें, पूर्णांक रख दें, 0 1 2 डैश डैश -1 2 -2 -3 डैश डैश, कोई भी मान रखते जाएं और आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इस सवाल में, बहुत अच्छा सवाल हो गया ये दूसरा समीकरण अच्छा हो गया। x के स्थान y के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे उसमें 4 जोड़ने पर 3 का भाग लगाना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए ऊपर पूर्णांकों में प्राप्त करने के लिए आपका समीकरण आसान बने, ग्राफ अच्छा खींचा जाए, गलती ना हो, अंश में ऊपर 3 का पहाड़ा आ जाए, ये याद रखें 3 का पहाड़ा आ जाए, बटे में 3 था ही, यानी 3 का पहाड़ा यहाँ 4 का पहाड़ा ऊपर आ जाए। क्या करने पर, यहाँ मान रखने पर, उसमें 4 जोड़ने पर किसका पहाड़ा आ जाना चाहिए 3 का, यहाँ बटे में 5 हो तो 5 का पहाड़ा, बटे में 6 हो तो 6 का पहाड़ा, कोई भी हो उसका पहाड़ा आपका आ जाना चाहिए। तो आपको ये मान सावधानी पूर्वक रखना ही होगा। जैसे सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि मैंने y के स्थान पे 0 रख दिया, यहाँ 0 मौखिक रख रहा हूँ, मैं मिटाऊंगा फिर 4 + 2 गुणा खाली स्थान बटे में 3, यहाँ क्या रख दिया मैंने 0 रख दिया। 0 रखा तो क्या आया, 2 को 0 से गुणा किया 0 आया और 4 में 0 जोड़ा 4/3, ये मान आपका गलत होगा। गलत इसलिए होगा 4 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो दशमलव में मान आता रहेगा, दशमलव लगा दिया 10 बना दिया, 3 × 9 बचा 1, 3 × 9 चलता रहेगा। इसलिए ये भिन्न जो अशांत भिन्न प्राप्त हुई है, ये अशांत भिन्न है 4/3, ये कभी नहीं रुकेगी और आवर्ती है, बार बार 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसलिए ये मान आप न लें। मैंने तभी कहा था 3 का पहाड़ा आ जाना चाहिए, इसलिए ये 3 का पहाड़ा नहीं है, 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा और सोचिए। y के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, अब मैं 1 रख रहा हूँ, y के स्थान पे मैंने 1 रख दिया, 1 रखा तो क्या आया 4 + 2 = 2 गुणा कर लो, x बराबर 4 + 2 को 1 से गुणा किया 2 और बटे में 3, 4 में पहले 2 जोड़ेंगे 6 और बटे में 3,
6 में 3 के पाड़े में 6 आता है, इसलिए 3 2 6। ये काम अपना बन चुका है। अर्थात हमने क्या लिया था और क्या मिला। y के स्थान पे मैंने 1 रखा था, x के स्थान पे मुझे 2 मिला। दूसरी सारणी, ये दूसरी सारणी है, मिटो रहा हूं, ये सारणी का खाना मेरा बना हुआ है। y के स्थान पे 2 रखा था और सॉरी 1 रखा था, x के स्थान पर 2 प्राप्त हुआ। ये आपकी सारणी का पहला निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। अब y के स्थान पे 2 रख रहा हूं, क्योंकि परंपरागत तरीके से मैंने कहा 0 1 2 3 रखते हैं, 2 रखें। क्या समस्या है, वो समस्या बता रहा हूं। 2 रखते हैं, 2 को 2 से गुणा कर दिया, 4 हो गया भैया। 4 में 4 जोड़ दिया, 8 हो गया भैया। क्या 8 3 के पाड़े में आता है? आप कहोगे नहीं आता है 8 3 के पाड़े में, इसलिए ये 2 लेना आपका गलत है। नहीं, गलत नहीं कह सकता, कठिनाई प्राप्त हो जाएगी, कठिनाई खड़े हो जाएगी आपके सामने। 2 नहीं लेंगे तो अगला पूर्णांक 3 आता है, 3 रखते हैं। x के स्थान पे क्या रखते हैं? 3 रखते हैं, और ये 3 रख दिया मैंने। इसको मिटो करके मैंने यहाँ x के स्थान पे सॉरी y के स्थान पे 3 रख दिया। y के स्थान पे क्या रख दिया? 3 रख दिया, ये 3 रख दिया। x बराबर क्या मिलेगा? 2 प्लस पहले गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और बटे में 4। 6 में 4 जोड़ दें 10, 10 बटे 4 सॉरी 3, 10 बटे 3। 10 में 3 का भाग क्या 10 है, वो 3 के पाड़े में आता है। आपका उत्तर होगा नहीं आता, इसलिए 3 लेना भी आपका गलत है। तो क्या करें? 4 ले लो। फिर क्या करें? 4 ले लो। y बराबर, क्योंकि ये आपके अभ्यास पर डिपेंड है, मैं बच्चों वाला काम आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ y के स्थान पे मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया। ये मौखिक काम है, मैं डायरेक्ट कर सकता था। x बराबर 4 का 4 पहले गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 बटे में 3। 4 में 8 जोड़ा 12 बटे में 3। क्या 3 का पाड़ा है 12 में? 12 3 के पाड़े में आता है। आपका उत्तर होगा आता है। आता है तो काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, पूर्णांक आ चुका है। y के स्थान पे क्या रखा था? 4। x के स्थान पे क्या आया? 4। y के स्थान पर 4, x के स्थान पर 4। आपका दूसरे निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। यदि आप लगातार मान लेते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप ध्यान कर देना अगर लगातार लेते हो तो, नहीं तो माइनस के मान। 4 में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, 6 हो गया। 6 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। अब सॉरी 2 में क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ा तो 4 मिला। यहाँ 2 जोड़ा गया था, आगे भी 2 जोड़ेगा, अर्थात 6 रखने पर आपका पूर्णांक प्राप्त होगा। इसलिए y बराबर क्या रख दो? 5 रखने का प्रयास नहीं करके डायरेक्ट 6 रख रहा है। 6 रख दिया मैंने। y बराबर क्या रखा? 6। 4 का 4, 6 को 2 से गुणा किया, 6 2 12। 12 में 4 जोड़ दिया, 12 में 4 जोड़ा 16। नहीं भाई ये नहीं आया। 6 दूनी 12, 12 4 12 4 16 पाड़े में नहीं आता। 3 के पाड़े में ये भी नहीं आता। 5 रख लें, वो मैंने 4 गलत तो नहीं रख दिया। 4 दूनी 8, 4 12 से रखा है, और 2 तो गलत नहीं रखा, 2 दूनी 4 4 8, ये 2 गलत रख दिया। ठीक है, 4 रखा था, सॉरी। अब ये देखिए, इसका अंतर देखना था, मैंने बताना, मैं कंफ्यूज हो गया। 4 में क्या जोड़ा? सॉरी 1 में क्या जोड़ा? 3 जोड़ा तो 4 मिला। इतना अंतर कितना है इन दोनों का? 3 बढ़ रहा है तो 3 बढ़ा दें। 4 में 3 जोड़ा 7 रख दे, बिना पूछे 7 रख दिया। y के स्थान पे क्या रख दिया? 7 रख दिया। 7 रखा तो क्या आया वो देखिए। 7 रखा तो x बराबर 4 प्लस 7 दूनी 14 और बटे में 3। 14 में 4 जोड़ दो, 18 बन गया। 18 बटे 3, क्या 18 3 का पाड़ा है? का उत्तर होगा है तो कितनी बारी पढ़े? 3 एकम 3, 6 बारी पढ़ने, 6 3 18, अर्थात x का मान क्या मिला? 6 मिला। क्या रखने पे मिला? 7 रखने पे मिला। तो y के स्थान पे आपने क्या रखा? 7, x के स्थान पे 6 मिला। यदि आप लगातार मान रखते हो तो इसको देख लें, 2 4 6, 2 2 का अंतर 80 बन रही है। 1 4 7 3 3 का अंतर 80 बन रही है। अगर आप लगातार रख रहे हो तो, अन्यथा आप माइनस के मान भी रख सकते हो, पर ध्यान रहे ये मान ज्यादा बड़े नहीं है। यदि ये मान बड़े हो जाए तो बड़े मानों से भी बचिए, क्योंकि आपका आलेख इतना बड़ा नहीं होता, फिर आपको पैमाना छोटा मानना पड़ेगा। अब आपके पास ये दोनों समीकरणों की सारणी बन चुकी है, और दोनों समीकरणों की सारणी में अलग से लिख देता हूं, और अब मैं आलेख खींच देता हूं। ये किस समीकरण की सारणी थी? 3x - 2y = 4 की सारणी थी, और ये सारा कुछ मिटा देता हूं। अब इसका आलेख खींच करके और अपने सवाल को मुकाम तक
अंतिम चरण तक पहुंचा रहे हैं। अब इनको ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, आपके सामने मैं आलेख खींच रहा हूं। बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है अगर मैं बताना शुरू करूँगा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा थी, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं, जमीन के साथ 90 डिग्री पर खड़ी है ये रेखा, और क्षैतिज रेखा जो कि धरातल के समांतर होती है उसको एक्स एक्स कहते हैं। राइट हैंड की तरफ एक्स प्लस का होता है, ऊपर की तरफ वाई प्लस का होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ एक्स माइनस का होता है, और नीचे की तरफ वाई भी माइनस का होता है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और जहां काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, अर्थात x का मान भी 0 है, y का मान भी 0, इसे मूल बिंदु कहते हैं। और ज्यादा राम कहानी नहीं बताऊंगा, 1-1 सेंटीमीटर के खाने आपकी आलेख में, बड़ी गहरी लाइन है वो 1 सेंटीमीटर की होगी, इस एक लाइन में 10 छोटी लाइनें हैं वो मिलीमीटर की लाइनें होंगी। 1 2 3 4 5 6 7। y के x के मान देख लें, x के मान 6 तक है, मैंने 7 खींच दिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ माइनस वाले मान है तो लिख दें, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ -1 एक खाने पर लिखना है, बड़े खाने पर -2 -3 -4 चलता रहेगा, आवश्यकता उसके अनुसार लिखते रहे। ऊपर y क्योंकि प्लस की है, 1 2 3 4 5 6, y का अधिकतम मान 7 है भाई, और y का अधिकतम मान 7 है, तो ये 7 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ 0। यहाँ x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। ये नीचे y माइनस की है, -1 -2 -3 -4 -5, आवश्यकता है तो लिख लें, लेकिन मैं तय कर देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका आलेख तैयार हो गया। इस आलेख में चाहे तो यहाँ बहुत बातें हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स किसी समतल को 4 भागों में बांट देते हैं। इस भाग को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चलो जो भी ये कभी आएगी बातें, वैसे छोटी क्लास में बताने वाली बातें हैं। अब आ जाओ, अब इन सारे निर्देशांकों को हम आलेख में रख देते हैं। मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं पहली सारणी में, जिसका आलेख ही आपके सामने, हाँ सॉरी बताना भूल गया, यहाँ पैमाना लिखें, इसी पे लिखते हैं पेंसिल से, पैमाना जरूर लिखेंगे, नहीं तो आपका अंक काट लिया जाएगा। एक्स अक्ष पर क्या पैमाना लिया आपने, वाई अक्ष पर क्या पैमाना लिया है, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी 1 इकाई माना है। एक खाने को आपने, एक बड़े खाने को 1 माना है, बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। इसी प्रकार यहाँ भी आपने एक बड़े खाने को 1 इकाई माना है, तो ये लिखते हैं एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इकाई लिखना नहीं भूलें, सेंटीमीटर मीटर रुपए पैसे आयु कुछ भी हो सकता है, तो ये आप लिख लें। इसके बाद इन निर्देशांकों को मैं इस ग्राफ में रख रहा हूं। यहाँ देखिए x का मान 2 है, y का मान 1 है। x का मान 2 है, यहाँ होगा x का मान 2, y का मान 1 होगा। इस तरफ यूं चलिए, इस तरफ यूं चलिए, यहाँ पे टकरा जाते हैं। इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया A। निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली आएगी तब ये विस्तार से बताया जाएगा। x का मान 2 और y का मान 1, 2,1। पहले x निर्देशांक लिखते हैं, कोमा लगा के फिर y निर्देशांक लिखते हैं, दोनों निर्देशांकों को छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। जिस और जो बिंदु का हम नाम देते हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का नाम देते हैं। याद रखिए ये बड़ा अक्षर होगा, छोटा कोष्ठक होगा, दोनों निर्देशांकों के बीच में कोमे का चिन्ह होगा। इसके बाद बिंदु A प्राप्त होगा। 1 को मान 2, इसका अर्थ x का मान 1 और y का मान 2। x का मान 1 ये रहा और y का मान 2 ये रहा। यहाँ ऊपर की तरफ सीधे चलिए, यहाँ भी x x के समांतर चलिए, यूं चलना है, नजरों से चलना है, वैसे ऐसे चल के दिखाना नहीं है, और यूं चलना है। यहाँ पे टकराए हैं, ये लाइन मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ,
इस बिंदु का नाम बी रख देता हूं। बी के निर्देशांक है 1, 2। इसी प्रकार तीसरा निर्देशांक x का मान 0 और y का मान 3। x का मान 0, याद रखिए इस पर x का मान 0 होगा, y x पर, इस पर y का मान 0 होगा, पता है आते होंगे। तो x का मान 0, y का मान 3 है। x का मान 0 यहाँ, y का मान 3 यहाँ। बिंदु का नाम C दे दें, 3,0 दे दें। 3 बिंदु आपके मिल चुके हैं। कल्पना कीजिए कि आपने 2 ही बिंदु लिए हैं और आपका ये निर्देशांक गलत हो चुका है। तो 2 बिंदु कहीं भी हो, याद रखिए सीधी रेखा में होते हैं। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु हमेशा सीधी रेखा में होंगे। 3 बिंदु सीधी रेखा में होंगे। अगर ये बिंदु गलत हो गया तो यहाँ आ गया, तो ये सीधी रेखा में नहीं होंगे, ऐसा रेखीय होंगे। इसलिए 3 बिंदु ही लीजिए ताकि आपका आलेख बड़ा सुंदर आए और आप बेझिझक इसको कर सकें। ये 3 बिंदु मिल चुके हैं। क्या ये सीधी रेखा में है? यदि है तो आपका आलेख यानी आपके निर्देशांक सही हैं। अगर ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो इन मानों को दोबारा से जांच लें। याद रखें बात, क्योंकि आपके तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं, मैंने रफ्तारी की तो भी, इसलिए इन तीनों बिंदुओं को कहीं दूर से लाइन लाते हुए और इन तीनों बिंदुओं को मिला दें और आगे बढ़ा दें और पीछे बढ़ा दें, आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ा दें। और ये रेखा किस समीकरण की थी? ये पहले समीकरण की थी। इस पे नेम प्लेट लगा दें कि फलां का घर है ये इसके लिए रेखा थी। x + y = 3 का आलेख था, ये रैखिक समीकरण इसलिए तो है। अब आइए पहली सारणी से हमने काम ले लिया है, ये भी मिटा दो एक बार में। आलेख में ये जो आपको पैमाना लिखना है ये हर हाल में लिखना है। अब आ जाओ, ये पहली सारणी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आइए ये दूसरी सारणी, इसके निर्देशांकों को भी इस x और y में यानी आलेख में रखते हैं। x का मान 2 और y का मान 1। x का मान 2 और y का मान 1, ये रहा। y का मान 1, x का मान 2, तो x का मान 2 यहाँ, y का मान 1 ये, यही बिंदु होगा। इस बिंदु को नया नाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब 2,1 है ये निर्देशांक भी। x का मान 4, y का मान 4, x का मान 4 और y का मान भी 4। x का मान 4 ऊपर चलते जाइए, नजरों से चलना है, वैसे ये नहीं दिखाना है, बाकी दिखाओ तो कोई बात नहीं। y के स्थान पे y का मान 4 यहाँ है, चलते रहिए x अक्ष के समांतर, और जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट जाएं, ये नजर और ये नजर एक दूसरे को काट जाएं, उस बिंदु को नया नाम दे दें। a दे चुके, b दे चुके, c दे चुके, अब इसका नाम d दे दें। 4 को मत। अब आइए x का मान 6 और y का मान 7। x का मान 6, ऊपर की तरफ चलेंगे बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री, और y के स्थान पर 7 चलेंगे, y का मान 7, और लगभग आपका ये मान यहाँ आ जाएगा। और इसको एक नया नाम देते d, e निर्देश। e के निर्देशांक क्या थे? कोष्टक में लिख दें 6,7, 6,7। क्या ये आप तीनों बिंदु ये और ये एक सीधी रेखा में दिख रहे हैं? आपका उत्तर होगा हाँ दिख रहे हैं। अगर ये तीनों सीधी रेखा में दिख रहे हैं तो आपकी सारणी सही है और आपका आलेख भी सही होगा। और इन तीनों बिंदुओं को फूटे द्वारा दाएं और बाएं बढ़ाते हुए लंबा खींच दें, कहीं तीर लगा दें ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि अनंत तक चलते रहेंगे। इस रेखा पर स्थित प्रत्येक मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब देखिए मैं मिटो देता हूं समीकरण, यहाँ फिर से लिख दूंगा। ये समीकरण क्या थी वो इसके ऊपर उसका समीकरण लिखते हैं। मैं समीकरण मिटो दिया मैंने और समीकरण में देख लेता हूँ। ये समीकरण हमारी थी 4x - 6y = 9। ये थी हमारी समीकरण 4x - 6y = 9। इस पे ये लिखते हैं। आपका आलेख लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने कहा था सबसे पहले इन दोनों समीकरणों की हमने प्रकृति ज्ञात की थी। प्रकृति क्या आई थी? अद्वितीय हल आई थी। अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होनी चाहिए? मैंने पहले ही बता दिया था, हमारी रेखा ऐसे आएगी। या में कोई सपना नहीं आया। हमने a1 b1, a1 a2, b1 b2 और c1 c2 के अनुपात ज्ञात करके इस आलेख की प्रकृति ज्ञात की थी। हमारा आलेख ऐसा ही आया है। इसलिए इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यहाँ जरूर लिखेंगे, चाहे सफेद लाइनदार पन्ने पे लिखते हैं, चाहे यही लिख दें। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखते हैं,
ए है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ए है। इसके कोष्टक में निर्देशांक लिख दें। x का मान 2 है, y का मान 1 है, 2,1। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होंगे। या क्या लिखेंगे इसको? अद्वितीय हल को संगत हल भी कहते हैं। संगत हल अर्थात ये रेखा और ये रेखा एक जगह आके संगति करती है, तो यहाँ संगति करती है। संगति का अर्थ है यहाँ के मिलती हैं ये, इसलिए ये प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। एक बिंदु पर काट के जा रही हैं। तो ये आपका 6 नंबर का एक सवाल कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इसी प्रकार कोई सारणी और बनानी है तो मैं आपको बना करके और कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में डालूंगा।